Good morning, दोस्तों. My name is Parth Sardi. I am from विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. प्रॉफिट फ्रॉम इट का मार्च 2020 बैच का स्टूडेंट हूँ. चलिए दोस्तों, डीमार्ट का Q4 रिजल्ट्स आया फाइनेंशियल 2023 का, उसका बारे में एक बार चर्चा करें. दोस्तों, दिस डीमार्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर को बिलोंग करती है. एक बार इसको पूरा चित्र देखेंगे. टू पॉइंट फाइनेंशियल 2002 में शुरू किया, एक सिर्फ 2 स्टोर से, और 2012 में से थोड़ा सा इंक्रीज किया था उसका 57 स्टोर से. देखिए 2012 में जो सेल्स है 2209 करोड़ सेल्स, और उसका जो प्रॉफिट है 61 करोड़ है. 2023 में 42,839 करोड़ सेल्स किया था, और उसका जो प्रॉफिट है 51 करोड़ से लेके 2,373 करोड़ है प्रॉफिट हुआ. इसमें एक खास का बात है दोस्तों, 2012 में जो कितना सेल्स है 2209 करोड़ का सेल्स है, उतना प्रॉफिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है 2023 में. एक 2012 का सेल्स है, 2023 में प्रॉफिट बन गया उसका, उतना सेल्स उसका उतना मुनाफा आया था उसमें. और ईपीएस है ₹1.20 से लेके ₹36.70 हुआ. इन टर्म्स ऑफ एक्स टाइम्स देखेंगे तो 2012 से 2022 का मतलब 11 साल में 19 टाइम्स उसको सेल्स इंक्रीज किया, और प्रॉफिट किया 39 टाइम्स. मतलब कितना सेल्स है उसमें से 2 गुना प्रॉफिट हुआ, और ईपीएस में 31 टाइम्स है. इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है इसमें डी मार्ट का. मगर इसका जो आईपीओ आया था 2018 में, उसमें जो सेल्स है 15,000 का जो सेल्स है, अब 6 साल में इसमें जो 2023 में देखिए इसमें से 42 टाइम्स हो गया, सॉरी 42,839 हुआ. इसका मतलब जो सेल्स है सिंस आईपीओ से अभी 3 टाइम्स सेल्स भी बढ़ गया. उसमें से प्रॉफिट है 785 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 2,373 को हुआ. मतलब प्रॉफिट ऑल्सो 3 टाइम्स हुआ. ईपीएस ऑल्सो अपना को देखिए कितना हुआ था, ₹12 से 36, वो भी 3 टाइम्स ईपीएस हुआ, उतना ही अपना प्रॉफिट आया था. उसमें शेयर प्राइस भी 3 टाइम्स हुआ. देखिए दिस इज ओवरऑल बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छी है डी मार्ट का. देखेंगे आप इस बार का क्या रिजल्ट आया फाइनेंशियल ईयर का, उसका क्या ट्रेंड है एक बार देखेंगे दोस्तों. जो डीमार्ट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ग्रोथ 38% हुआ, खर्चा 37% है. उसमें से प्रॉफिट 60% दिख रहा था, अच्छा है उसमें से. मगर मार्जिन है 4.8 से 5.5 है, वो भी मार्जिन कंपेयर टू पिछले साल इस बार अच्छी है इसमें. मगर जो रेवेन्यू 38% ग्रोथ हुई, 42,840 करोड़ हुई, वो किधर से आया एक बार देखेंगे. जो बिजनेस का है, जो डीमार्ट का बिजनेस है, उसमें से कोई भी स्टोर देखेंगे तो बिजनेस तीन वेराइटीज होता है. एक फूड सेगमेंट होता है, एक नॉन फूड सेगमेंट होता है, जनरल अपीयरेंस सेगमेंट होता है. जो फूड का जो सेगमेंट है, जो 56% है उसमें फूड का, मतलब ग्रोसरीज, डेयरी वगैरह. और एफएमसीजी है, मतलब नॉन फूड का कितना है, पर्सनल केयर वगैरह 21% है. जनरल मर्चेंट एंड अपीयरेंस है, मतलब टॉवल्स वगैरह, क्रॉकरी वगैरह 23% है. बहुत लोग को डाउट होता है जो रिलायंस आ गया, रिलायंस इसको तो टक्कर करेगा, इसको तो बिजनेस गिर जाएगा, और ई कॉमर्स आ जाता है, ई कॉमर्स की वजह से इसको तो बहुत कम डीमार्ट में हो जाएगा, ऐसे करके सबका ऊपर में एक शंका है. मगर दोस्तों, जो डीमार्ट का जो 56% है सिर्फ फूड का है, वो तो इसमें से कोई कॉम्पिटिटर नहीं इसमें से. तो इसका जो मेन भाग है 60% फूड का है, इसमें से वो एक ध्यान रखना है हम लोग. चलिए दोस्तों, इसमें से जो ठीक है, जो रेवेन्यू किधर से आया अपने को पता चला, मगर इसका जो खर्चा है जो 37%, वो 37% किधर से बढ़ गया. देखिए डीमार्ट का है एक सिंपल अच्छे बिजनेस मॉडल है, स्टॉक एंड ट्रेड है. किधर से लेता है, रखता है, सेल करके फिर प्रॉफिट करके बेच देता है, उतना ही है. इसमें से कोई मैन्युफैक्चर नहीं बनती है डीमार्ट का. इसका वजह जो स्टॉक एंड ट्रेड है, देखिए पिछले साल से इस साल का उसमें से 37% ग्रोथ हुआ था स्टॉक एंड ट्रेड का.
तो इसमें से वही मेन है इसमें से। अगर दिस इज फाइनेंशियल का है, मगर जिस पर्टिकुलर क्वार्टर को क्या है वो भी एक बार नजर रखिए, तब आपको पता चलता है ओवरऑल ईयर में क्या हुआ, अब पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या हुआ। देखिए पर्टिकुलर क्वार्टर में जो रेवेन्यू है 21% से इंक्रीज हुई, कॉस्ट है 22% से इंक्रीज हुई, मतलब कितना रेवेन्यू आया उससे से ज्यादा खर्चा हो गया, वो एक ध्यान रखना है। और प्रॉफिट है 8% है, सिर्फ 8% से हुआ था। मगर सबसे स्टॉक ट्रेड का बिजनेस का जो मॉडल है इसको सब मार्जिन में होता है। देखिए मार्जिन कितना हुआ, 4.8 से पिछले साल पिछले क्वार्टर से लेके अब इस क्वार्टर का 4.4 हो गया, मतलब मार्जिन कम हो गया। जैसे मार्जिन कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो उसका वजह से वो हो गया था। जैसे स्टॉक एंड ट्रेड है वो लोग को मेजर है कक्षा में, वही 21%। तो दिस इज क्वार्टर का है। करंट ट्रेंड को करने के पहले एक बार देखेंगे इसका जो ग्रोथ है, वो ओवरऑल एक बार देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, पहले एक बार करंट ट्रेंड ही देख लेंगे। जो करंट ट्रेंड में क्या हुआ था, Q1 में सेल्स 94% हुआ और प्रॉफिट 574 हुआ, क्योंकि उसका पहले का जो बहुत लास्ट में चल रहा था पिछले क्वार्टर पिछले साल से, पिछले लो बेस की वजह से इतना अच्छा दिख रहा था Q1 में। H1 मार्केट 59% हुई है, प्रॉफिट 159% हुआ, और 9 मंथ में 49% है, 80% प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर में पूरा 4 क्वार्टर मिला के 38% सेल्स हुआ और प्रॉफिट 60% हुआ। तो मगर मार्जिन है Q1 में 6.4 है, H1 में 6.4 है। देखिए 9 मंथ से कम दिख रहा था, 5.9 हो गया और 5.5 हो गया, इस पर्टिकुलर क्वार्टर का 4.4 हो गया। इसका आधार से हम लोग जो एस्टिमेशन किया था, अनुमान किया था, इस फॉर्म में सेल्स 30% रहेगा, प्रॉफिट 3% होगा और मार्जिन 4.4%। दिस इज क्वार्टर का है, हम लोग क्वार्टर के हिसाब से हम लोग एस्टिमेट किया था। चलिए दोस्तों एक बार फिर वापस करेंगे का, एक बार ग्रोथ स्टोरी देखेंगे दोस्तों। ग्रोथ स्टोरी देखेंगे तो सिंस 10 इयर्स का जो ग्रोथ है, सेल्स 29% CAGR से हुई, और उसका जो प्रॉफिट है 38% से हुआ, और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है 4.2% है। स्टोर्स में भी इंक्रीज किया था, 19% CAGR से हुआ था। देखिए 2002 में कितना स्टोर थे, 2012 में 57 है, अब देखिए कितना 284 324 होता, मतलब 19% से हुआ था। सिंस लास्ट 5 इयर्स में भी एक्सपेंशन तो बहुत अच्छे चल रहा है, 16% CAGR, स्टोर भी बिजनेस बढ़ा, स्टोर्स में इंक्रीज किया, सेल्स 23% हुआ, नेट प्रॉफिट 25% CAGR से हुआ और मार्जिन 5% है। और अपना इन्वेस्टर्स को भी पैसा अच्छा मिला, 27% CAGR से अपना को ग्रोथ भी चला इन्वेस्टर्स को CAGR से। मगर करंट ईयर है, 14% से हुआ, 38% से सेल्स हुई, और प्रॉफिट मार्जिन 50, प्रॉफिट मार्जिन 5.5% है, प्रॉफिट 60%। इस आधार से हम लोग जैसे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितना दिख रहा है दोस्तों, 20% रेवेन्यू, 20% प्रॉफिट मार्जिन, 4.6% 20% EPS। तो इस पर इस शेयर का हम लोग का जो एस्टिमेशन है 30% सेल्स होगा और मार्जिन 4.4% और 3% EPS है। देखिए दोस्तों, अब चलेंगे फेयर वैल्यू पर। जो फेयर वैल्यू जो 2024 का जो फेयर वैल्यू है, जो मेन रेवेन्यू देखा था 55,700 रेवेन्यू होगा और 2,500 का प्रॉफिट होगा, और फेयर वैल्यू रहेगा 2,837। सबको सोचा होगा 2,800 किधर से आया करके। जो इसका जो पीई है, जो हम लोग पीई पकड़ा है इसको 75 है। तो मगर अभी क्या चल रहा है, वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन की बात करेंगे, देखिए 2022 का जो EPS है 23 है, उसमें से PE 174 है। 174 बहुत महंगा है, और 23 में EPS 36 है। इसका वजह से जो ट्रेड PE चल रहे हैं अभी 95 है। तो आगे का जो है EPS 37.8 है और PE 92 है। जो पैग रेशियो है 1.6 है, मतलब सस्ता नहीं है महंगा नहीं है दोस्तों। तो 1 का होएगा तो थोड़ा सा अच्छा है, जैसा थोड़ा कूल ऑफ आएगा तो दे ले सकता है इसमें से। अब देखेंगे इस आधार से जो पीई है
एवरेज पी से पी 75, उस मुताबिक 2837 हो रहा है 2024 का। 2030 का देखें तो 1,66,000 होगा रेवेन्यू, 7,600 होगा प्रॉफिट, और ईपीएस 120 होगा, और फेयर वैल्यू 7,000 है। 2035 देखेंगे तो 4,13,000 रेवेन्यू होगा, 19,000 प्रॉफिट होगा, और फेयर वैल्यू होगा 14,600। जो स्टोर्स एक्सपेंशन है, स्टोर्स एक्सपेंशन भी अभी अच्छा ही चलेगा इसमें से। जिसी ओवरऑल डीमार्ट है, इसका जो प्रमोटर का जो हिस्सा है, देखिए प्रमोटर का हिस्सा है 75%। अभी भी बिजनेस में किसका सिंहभाग है दोस्तों? सिंहभाग प्रमोटर का है। और म्यूचुअल फंड वाले का 7% है, पार वाला को 8.8% है, रिटेल है 8.7%। दोस्तों इसका पूरा देखेंगे तो कंपेयर टू पिछले साल से इस साल का रिजल्ट का फिगर्स अच्छी नहीं आया। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर को देखेंगे तो मार्जिन भी कम हुई। तो जब तक मार्जिन सुधरेगा नहीं, तब तक प्रॉफिट को डेवलप नहीं होगा, तब तक इसका शेयर प्राइस भी ऊपर नहीं होगा। तो मगर इस करेक्शन में हम लोग फायदा उठा सकता है। कितना कम होएगा तो हम लोग उतना एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक बार चार्ट क्या बोलेंगे देखेंगे, टेक्निकल चार्ट। जो बाई रेंज बनती है, जो क्वार्टर स्टैंडल का मुताबिक, दिस इज क्वार्टरली स्टैंड कैंडल है, मतलब 3 महीने के एक एक कैंडल है। देखिए कितना क्वार्टर से ठंडा है, 1 2 3 4 5, 5 क्वार्टर से इसका बिजनेस बहुत ठंडी है इसका, क्योंकि रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आया था, और उसका मार्जिन भी घटा है। ठीक है, इसका वजह से जो बाई रेंज है 2,333 रुपीज से लेकर 3,108 रुपीज के बीच में हम लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकता है। और जो नियर टर्म टारगेट है 6,000 है। जैसे आगे क्वार्टर से इसको मार्जिन सुधरेगा, प्रॉफिट होगा, उसके बाद में भाव भी ऊपर बढ़ते रहेगी। तो जो टारगेट है 6,164 रुपीज, और उसका वजह से हम लोग उसको बुक कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज रेवेन्यू है, दिस इज एवेन्यू सुपरमार्केट डीमार्ट का Q4 रिजल्ट है। दोस्तों मेरा मेंटर है पीयूष जी, वो हम लोग को हमेशा कहता है, जो फंडामेंटल ट्रेनिंग लेने के बाद आप जो भी कंपनी खरीदता है, आप जो भी कंपनी का एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, उसके लिए आप एक एस्टिमेट बनाओ। उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद कान कान सुनो, और वो लोग को जो फिगर्स देखो, फिर उसके बाद आप चेक करो। फिर उसी बिजनेस अच्छी चल रहे है, इसमें से दो बात खास का है, मेन धंधा है। अगर सेल्स बढ़ते रहेगा ठीक है, कोई बात नहीं। उसका बाद में प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, प्रॉफिट अगर कंपनी का मुनाफा है, प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टर भी आएगा। तो वो चीज देख के फिर उन लोग को जो एस्टिमेशन है वो देख के आप खुद एस्टिमेशन बनाओ, फिर आप खुद चेक करो। फिर किसी का ऊपर में आप डिपेंड मत करो, तब आप स्टॉक मार्केट में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो उस आधार से हम लोग हेल्प भी करते हैं। फिर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का हम खुद फिक्स करके हम खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो थैंक यू पी जी, और डॉक्टर मिलिंद बिजवे मेरा टीम लीडर है, उसको भी धन्यवाद देता हूँ, और अमन भाई, शेख जयेश भाई, और डॉक्टर सुभाष पहुंचा, सब लोग टीम लीडर से, उसका सबका टीम का वजह से हम लोग इतना दूर दूर पहुंच गया। थैंक यू वंस अगेन। जाते जाते दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको अच्छा हो रहा है तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए, प्रॉफिट कमिट में ज्वाइन हो जाए, आप भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बन सकते हैं। जाते जाते देखिए, एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया, आप बिफोर बाइंग एंड सेलिंग आपका फाइनेंशियल से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के ऊपर है। दोस्तों अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है इंडिया की स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जायंट कंपनी है। दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे, Q4 के क्या नतीजे आए उसको हम समझेंगे, फ्यूचर में क्या हम एक्सपेक्टेशन ये कंपनी से रख सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं, उसको हम ध्यान में लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें रिलायंस, तो रिलायंस जो है वो इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से उनका बिजनेस आ रहा है। दोस्तों अगर हम देखें तो रिलायंस को अगर कंपेयर करना है तो मुझे दो और सेक्टर से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेन बिजनेस जो है इनका रिटेल से, टेलीकॉम से और ऑयल
सेगमेंट से आता है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि रिटेल में अगर मुझे देखना है दोस्तों, तो रिटेल सेक्टर के अंदर अगर हम देखें रिलायंस रिटेल, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही है। तो इसका कंपैरिजन जो है ये कंपनी का हम करेंगे डीमार्ट के साथ। तो दोस्तों अगर हम देखें तो डीमार्ट के जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रेजेंट में अगर हम देखें तो करीबन 324 स्टोर है, और रिलायंस रिटेल के अगर हम देखें तो तकरीबन 18,000 स्टोर है। दोस्तों अगर हम देखें तो जाहिर सा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रिलायंस रिटेल जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे स्टोर के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कितना एरिया मिलियन स्क्वायर फीट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डीमार्ट जो है तकरीबन 13 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस है, और रिलायंस रिटेल का देखें तो तकरीबन 65 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका स्टोर है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि स्क्वायर फीट वाइज भी रिलायंस रिटेल जो है सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों अगर सिंगल रिटेल में अगर देखें तो डीमार्ट सबसे बड़ी है जो लिस्टेड है, लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस रिटेल जो है एक पार्ट है, उसके साथ हमने यहाँ पे कंपेयर किया है तो हमें देखने को मिला दोस्तों कि रिलायंस रिटेल जो है सबसे बड़ी कंपनी है। अब दोस्तों अगर हम टेलीकॉम में कंपैरिजन करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हम रिलायंस जियो को कंपेयर करेंगे तो टोटल अगर हम देखें टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा, तो अगर हम देखें एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर वाइज अगर मार्केट शेयर हम देखें टर्म ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर, तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो है वो जियो का है तकरीबन 37%। उसके बाद भारती एयरटेल जो है तकरीबन 32%, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया जो है तकरीबन 21% का मार्केट शेयर लेके बैठी है। और अगर रिसेंटली अगर हम देखें नेट एडिशन सब्सक्राइबर जो बड़े हैं, तो कौन सी कंपनी के बड़े हैं, तो जियो और भारती एयरटेल के सबसे ज्यादा बड़े हैं। अब दोस्तों अगर हम टेलीकॉम का सेल्स देखें तो यहाँ पे भी हमें सेल्स में भी टेलीकॉम में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ये दोनों जो है कंपनी सबसे बड़ी दिख रही है। भारती एयरटेल का करीबन 1,16,000 करोड़ का सेल्स है, और अगर रिलायंस जियो का अगर हम देखें तो करीबन 95,000 करोड़ का सेल्स है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है दोस्तों कि रिलायंस जियो जो है भारती एयरटेल के बाद आई है, और तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, और 7-8 साल के अंदर ही करीबन 95,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो ये रिलायंस जियो के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ, तो भारती एयरटेल जो है अगर हम देखें तो 6% और करंट ईयर का देखें तो 19% का ग्रोथ है। वैसे ही अगर रिलायंस का अगर हम देखें तो करंट ईयर का ग्रोथ 20% है, और लॉन्ग टर्म का 84% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे अगर हम टेलीकॉम में देखें तो दो कंपनी ऐसी है कि जिसका ग्रोथ अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम रिलायंस जियो का अगर मार्जिन देखें तो मार्जिन वाइज भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जियो का लीडरशिप बरकरार है 16% के साथ, और भारती एयरटेल जो है करीबन 7% का मार्जिन मेंटेन कर रही है। बाकी सब कंपनी अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमें मोस्टली लॉस में ही दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें रिलायंस इंडस्ट्री को जाने, तो रिलायंस इंडस्ट्री को अगर हम जाने तो सबसे पहले दोस्तों जो है हिस्ट्री को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। तो दोस्तों 1992 में अगर हम देखें सबसे पहले जो है सेल्स, तो करीबन 3,000 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज सेल्स कर रही थी। अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री का सेल्स जो है करीबन 9 लाख करोड़ का सेल्स हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया की एक कंपनी जो है इतना बड़ा यहाँ पे सेल्स कर रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि सेल्स के बाद प्रॉफिट एक टाइम में 169 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी आज अगर हम देखें तो तकरीबन 74,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और मार्जिन की बात करें अगर दोस्तों तो तकरीबन जो है 8-9% का मार्जिन कंपनी ने मेंटेन करके रखा है हिस्टोरिकली। और कंपनी का रिजर्व देखे तो दोस्तों 1,700 करोड़ से कंपनी का रिजर्व आज बढ़ के अगर हम देखें तो करीबन
8 लाख करोड़ का कंपनी का रिजर्व हो गया है। तो कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा रिजर्व पैसा भी पड़ा है। दोस्तों, हमने देख लिया कि हिस्टोरिकल सेल्स, प्रॉफिट और रिजर्व, मार्जिन सब कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। अब दोस्तों अगर हम देखें ट्रेंड, तो दोस्तों अगर हम करंट ट्रेंड देखें, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देख ले, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा कि रिलायंस का जो बिजनेस है 3 सेगमेंट से मेजरली आ रहा है। तो अगर हम देखें तो रिटेल का जो है बिजनेस अगर देखें तो 2010 में जो है करीबन 1,000 स्टोर थे, वो आज 18,000 करोड़ के नजदीक स्टोर हो गए हैं। और अगर हम ग्रोथ देखें तो स्टोर वाइज लॉन्ग टर्म में 28% का ग्रोथ, 5 ईयर में 19% का ग्रोथ, और लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो 18% का ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और रेवेन्यू वाइज ग्रोथ देखें तो रिटेल से बहुत ही अच्छा ग्रोथ इनको मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में 37% का ग्रोथ, 5 ईयर में 30% का ग्रोथ, और लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो 26% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा डबल डिजिट में है। अब दोस्तों अगर हम बात करें जियो की, तो जियो के सब्सक्राइबर अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। और अगर हम देखें एवरेज रेट पर यूजर, तो वो भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और रेवेन्यू जो है वो भी कंटिन्यूसली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो लास्ट 5 ईयर में अगर हम देखें रेवेन्यू ग्रोथ 70% से, और सब्सक्राइबर जो है तो तकरीबन 9% से बढ़े हैं। और लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो सब्सक्राइबर 7% से, और रेवेन्यू ग्रोथ 20% का रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस जो है रिटेल और जियो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका अगर हम देखें कि क्वार्टरली ट्रेंड जो है, अभी लेटेस्ट रिजल्ट आ चुका है, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो सेल्स यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें क्वार्टर 4 में तो 2.1% से बढ़ा है, और प्रॉफिट अगर हम देखें तो 18% से बढ़ा है, और मार्जिन तकरीबन 15% का, सॉरी 9.9% का मेंटेन किया है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर सेगमेंट वाइज देखें तो यहाँ पे हमें ऑयल टू केमिकल में 18% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटेल में यहाँ पे अच्छा ग्रोथ 30% का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डिजिटल सर्विस जो है 20% के ग्रोथ के साथ है। बाकी सब बिजनेस जो है वो उतने बड़े नहीं है। अगर मेजरली हम देखें तो मार्केट शेयर अगर देखें तो 55% ऑयल टू केमिकल बिजनेस का है, रिटेल का 24%, और डिजिटल सर्विस जो है वो 11% का मार्केट शेयर यहाँ पे रख रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि रिटेल जो है उसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो 30% से बढ़ा है, और डिजिटल सर्विस का 23% से ग्रोथ बढ़ा है। अब मेजर कॉस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो मेजर कॉस्ट जो है कंपनी का सबसे ज्यादा जो है शेयर वाइज देखे तो 55% रॉ मटेरियल कॉस्ट जाता है, वो जो 25% से बढ़ा है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक इन ट्रेड 24% से, अदर एक्सपेंसेस 27% से, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 35% से, एम्प्लॉय बेनिफिट 32% से, और फाइनेंस कॉस्ट जो है 34% से बढ़े हैं। तो टोटल अगर देखें तो 23% के ग्रोथ के साथ जो है कॉस्ट भी बढ़ा है। अब दोस्तों हमें अगर देखना है ट्रेंड, तो ट्रेंड में अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ 55% क्वार्टर 1 में था, H1 में 43%, 9 मंथ में 32%, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 का देखें तो तकरीबन 24% का सेल्स ग्रोथ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम देखें एस्टिमेट करें तो एक उम्मीद रख सकते हैं कि 13% से जो है कंपनी का ग्रोथ रहेगा। प्रॉफिट की अगर दोस्तों हम बात करें तो 41% से प्रॉफिट बढ़ा था क्वार्टर 1 में, H1 में 19% से, 9 मंथ में 6% से, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 9% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। और यहाँ पे हम 2024 में तकरीबन 16% का उम्मीद रख सकते हैं। और मार्जिन अगर ओवरऑल देखें हम तो तकरीबन 8 to 9% का मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि हम फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है उससे हम उम्मीद रख सकते हैं कि 2024 में ये कंपनी तकरीबन 10 लाख करोड़ का सेल्स करे, 2025 में 13 लाख करोड़ का, 2030 के अंदर
27 लाख करोड़ का, और 2035 के अंदर 48 लाख, तकरीबन 50 लाख करोड़ का जो है कंपनी सेल्स करे। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2024 के अंदर तकरीबन 90,000 करोड़ का कंपनी ये प्रॉफिट कर रही होगी, ये हम उम्मीद रख सकते हैं। 2025 में तकरीबन 1,17,000 करोड़ का प्रॉफिट करे, ऐसी हम उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। 2030 के अंदर जो है तकरीबन 2.37 लाख करोड़, और 2035 के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 4 लाख करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। फेयर वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे 24 में अगर मुझे फेयर वैल्यू पे लेना है तो 2041 रुपीज का फेयर वैल्यू बन रहा है। अगर मुझे यहाँ पे 25 में अगर देखें तो तकरीबन 2600 रुपए का फेयर वैल्यू बन रहा है, और अगर 2030 का देखें तो तकरीबन 5000 का फेयर वैल्यू बन रहा है, और 2035 में देखें तो तकरीबन 9000 रुपीज का फेयर वैल्यू बन रहा है दोस्तों। Q4 एनुअल रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, सेल्स ग्रोथ जो है वो अच्छा रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो तकरीबन 9.2% का रहा है। तो दोस्तों आगे भी हमें बहुत ही अच्छी उम्मीद रिलायंस इंडस्ट्री से रहेगी। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर जो है 51% है, म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 15% स्टेक है, एफआईआई के पास तकरीबन 24% का, और रिटेल इन्वेस्टर 11% है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो प्रमोटर के पास भी अच्छा होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड और एफआईआई के पास भी अच्छा होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 11% का होल्डिंग है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि ये कंपनी जो है अगर मुझे अभी बाय करनी है तो कौन सी रेंज में मैं बाय करूं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंपनी अगर तकरीबन हमें 2000 रुपीज के नजदीक अगर मिलती है तो जरूर हमें बाय करना चाहिए, और नियर टर्म टारगेट जो है हमारा 2800 का यहाँ पे रहेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। तकरीबन 5% का वेटेज हम ये पोर्टफोलियो में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री बाय करता हूं तो मेरे पास रिटेल, टेलीकॉम और ऑयल टू केमिकल, ये तीनों सेगमेंट की कंपनियां आ जाती है दोस्तों। मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन था सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से था, ताकि हम स्टॉक मार्केट और शेयर के रिलेटेड हम स्किल डेवलप अपना कर सके। यहाँ पे कोई टिप्स या एडवाइस दी गई नहीं है। स्टॉक बाय और सेल आप अपने लर्निंग और एजुकेशन और नॉलेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.